मॉर्निंग गर्ल्स, कल हमने पर्यावरण के घटक देखे थे, एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स। बच्चों, ये तो हमने कल भौतिक पर्यावरण जिसमें हमने जैव और अजैविक बात करी थी, बायोटिक और बायोटिक। इसी प्रकार से सांस्कृतिक पर्यावरण भी अपने आप में बहुत बड़ा भूदृश्य धरती पर परिलक्षित करता है। जर्मन भाषा में भूदृश्य को हम लैंडशाफ्ट बोलते हैं, ये हमने पहले देखा है ना। और फ्रांसीसी भाषा में इसको पैसेज बोलते हैं, PAYSAGE। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। लैंडशाफ्ट जर्मनी में और पैसेज बोलते हैं फ्रांसीसी भाषा में, और अमेरिकन भाषा में इसको रीजन बोलते हैं, REGION। तो ये आपके जो सांस्कृतिक भूदृश्य हैं बच्चों, उसमें हमारे जैसे कार्लो सावर वगैरह तक की बात जो हमने करी थी, श्लेटर और इन्होंने सब ने कहा था कि जो ये पैसेज हैं या रीजन हैं या लैंडशाफ्ट हैं, ये हमारी मानवीय सभ्यता या मानव की गतिविधियों को परिलक्षित करते हैं। जैसे हम कहते थे ना बड़े आराम से कि भाई ये भूदृश्य तो बहुत ही, यहाँ तो ये बंदरगाह तो बहुत अच्छा है, या ये शहर का लेआउट बहुत अच्छा है, ये भारत के चंडीगढ़ शहर की प्लानिंग की बात करते हैं, या दिल्ली के आंतरिक भाग की बात करते हैं, कनॉट प्लेस। फ्रांस का जो पेरिस है वो भी सेकुलर फॉर्म में बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो कहने का मकसद, जो मनुष्य ने बनाया है, सर्जित किया है, और उससे जो प्रभाव पड़ता है, जो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, उसको हम भूदृश्य कहते हैं। और सांस्कृतिक इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य ने अपने कल्चर को डेवलप किया है। जैसे फ्रांस के जैसे अलग अलग, जो दक्षिण का फ्रांस है उसका अपना अलग कल्चर है। हमारे भारत में देखो, आप दक्षिण भारत को देखेंगे तो हमको शायद मंदिर सांस्कृतिक परिभाषा दिखाई देते हैं भूदृश्य के रूप में। तो इस प्रकार से औद्योगिकरण जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वहाँ इंडस्ट्रियल चिमनियों में से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। जहाँ रेलवे सड़क बहुत हैं, जैसे आप देखो अपने यहाँ जो अभी दिल्ली के अंदर जितने फ्लाईओवर्स बने, या पूरे हमारे कंट्री में जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, हालांकि उसका कारण तो ये है कि हमारी जनसंख्या या ट्रांसपोर्ट का दबाव सड़कों पे बहुत ज़्यादा है। दबाव मतलब प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम फ्लाईओवर्स को बना रहे हैं। पर फॉरेन कंट्री वगैरह में तो आपके बड़े बड़े ब्रिजेस, जैसे सैन फ्रांसिस्को का ब्रिज है, लंदन का ब्रिज है, ऑल दीज दे जस्ट क्रिएट कल्चरल सीनरी क्रिएट करते हैं। तो अर्थात इस प्रकार से मानव जो है अलग अलग सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। और उसमें देखो आप तो हाउस बिल्डिंग, जैसे जयपुर देखो आप, हर चौपड़ पे बसा हुआ है, और कितनी खूबसूरत वहाँ बिल्डिंग है, और कितने पिंक कलर करा था, बीच में सरकार ने फिर पिंक कलर किया। या जयपुर के आंतरिक भाग को बहुत सुंदर वॉल्स को राजस्थानी कला से, उसको चित्रकारी से उसको चित्रित किया। तो हमें हमारे जितने भी, चाहे छोटा गांव हो, कस्बा हो, उसमें अलग अलग प्रकार की बस्तियों के भूदृश्य हमको दिखाई देते हैं। अलग अलग आकार की सांस्कृतिक भूदृश्य दिखाई सकते हैं। खनन क्षेत्र वाले अलग होते हैं, जलमार्ग वाले अलग होते हैं, वायुमार्ग वाले अलग होते हैं, कृषि भूदृश्य अलग होते हैं। और इस तरह से सारा शक्तियों के संसाधन का जब विकास होता है तो वहाँ के भूदृश्य अलग होते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के मानव पर पर्यावरण तत्वों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ तो सिर्फ तापमान का प्रभाव पड़ेगा, यहाँ हवा नहीं अफेक्ट करेगी, या यहाँ दाब का कोई असर नहीं होगा, या यहाँ पर सनलाइट का असर नहीं होगा, यहाँ पर गुरुत्व बल ऐसा होगा। मतलब सब जो जितने फैक्टर्स हमने कल देखे हैं संक्षिप्त में, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्रिया अंतरक्रिया करके मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब संकल्पनाओं में बच्चों देखिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स जो बनते हैं पर्यावरण के कॉन्सेप्ट जो हैं, वही हमारे जैविक अजैविक घटकों को मिलकर के बने। क्योंकि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है और खुले प्रभावकारी दशाओं युक्त वातावरण में क्रियाशील रहते हैं। मतलब हर चीज़ नेचर ने फ्री छोड़ रखी है, और उस पर रिएक्शंस होते रहते हैं, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। और इसी कारण से जब उनमें वो बराबर क्रियाशील हैं, कौन, सारे जीव और सारे कारक घटक सारे जो हैं वो स्वतंत्र हैं, तो उसमें परिवर्तन होने से पर्यावरण में परिवर्तन होता है, और तब मनुष्य उसके साथ अपना सहयोग अनुकूलन के लिए बराबर करता है, तो उसके साथ एडजस्ट करने लगता है। तो इस प्रकार से सर्टेन जो हैं वो आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो गए हैं, संकल्पनाएँ डेवलप हो गई हैं। अब इसको यदि हम बहुत विस्तृत रूप में देखें तो फॉरेन कंट्रीज़ की 3-4 किताबें हैं, उनमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। आप अंडर यूजी हो तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी देखिए बच्चों कि
विभिन्न जो घटक हैं और उनके लक्षणों, घटकों के लक्षण मतलब उनके जो फीचर्स हैं वो दिखाई देते हैं। लक्षण और उनकी क्रियाशीलता के कारण जो बनकर के संकल्पनाएं बनती हैं, कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, वो इस पहला है जैसे सभी जीव जंतु विभिन्न रूपों में पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। ये सच्चाई है। जैसे आप देखिए पोलर बेयर देखो, या आप बड़े बड़े पोलर आर्कटिक सर्कल के जो वो जीव जंतु देखो, तो बिल्कुल हवा से वो उनके बड़े बड़े फर हैं, बाल हैं, है ना, तो उनको प्रकृति ने उसी प्रकार से संरक्षित कर दिया है, ढक दिया है। और उनको अनुकूलन, जैसे हम कहें तो हमने भी अनुकूलन की दशाएं उन क्षेत्रों में उपलब्ध करा दी हैं। हम एंटार्क्टिक तक पहुंच गए हैं, वहाँ पे हमारी ऐसी थर्मल हीटिंग सिस्टम्स हो गए हैं। पोलर रीजन में हैं, अलास्का क्षेत्र में देखिए आप बारले भी होने लग गया है, और ये कहते हैं हीटिंग, उसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स में, मतलब जो आपके बना करके और उसमें सब्जियां उगाई जाने लगी हैं लोअर अलास्का क्षेत्र में। तो कहने का मतलब है मनुष्य लगातार जहाँ जहाँ मनुष्य अपनी बस्तियाँ बसाई हुई हैं उन्होंने, वहाँ वो अनुकूलन का प्रयास निरंतर करता रहता है। इस प्रकार से अनुकूलन दो प्रकार से हो जाता है। एक तो स्वयं आंतरिक तरीके से, चाहे वो जीव की संरचना आंतरिक हो या वनस्पति की हो, चाहे वो मनुष्य की हो, और एक बाह्य रूप से वो लगातार एडजस्ट करता रहता है। यदि आप देखो, आप जैसे जहाँ जिस जगह पे जो लोग रहने लगते हैं वहाँ उनके ऊपर सारे लक्षणों का प्रभाव वैसे जाता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, जैसे उत्तराखंड या हिमाचल के जितने भी राजपूत हैं, वो वहाँ के पारिस्थितिक परिवर्तन के कारण उनमें आनुवंशिक जीन चेंज हो गए, उनकी हाइट्स कम हो गई हैं, हाइट कम हो गई, कलर बहुत फेयर हो गया। तो ये वहाँ के वातावरण के देन के साथ उनका अनुकूलन हुआ है। तो आपके क्लोन्स तो वही रहते हैं, पर थोड़ा जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं, कई बार डिफॉर्मिटी भी डेवलप हो जाती है। तो अब इसी प्रकार से दूसरा संकल्पना डेवलप हुई कि जीवों के में सभी प्रकार के जो पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं उसके प्रति वो समायोजन करने के लिए न्यूनाधिक क्षमता पाई जाती है। मतलब वो एडजस्टमेंट करने के लिए उनके पास हर एक के पास लोएस्ट उस पर मतलब मॉडिफिकेशन एडाप्टेशन की उनमें क्षमता होती है। अब देखिए कोई भी चीज़ है, आप कहीं पे भी किसी भी पर्यावरण के किसी भी घटक को देख लो, किसी पौधे को देख लो, किसी चिड़िया को देख लो, उनके कलर्स में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो वो कलर्स में चेंजेस, जैसे आप यहाँ देखें, मैना देखें या तोते देखें, आप यदि पैरट यदि आप अफ्रीका के देखें और इंडिया के पैरट देखें, और क्रो आप यहाँ का देखें और हिल एरिया का क्रो देखें, तो उनके अंदर ये तो प्रकृति ने उनके कलर्स के द्वारा उनमें डिस्टिंग्विश कर दिया हल्का सा। हम मनुष्य जो हैं, हमारे में भी आंतरिक अनुकूलन और बाह्य अनुकूलन दोनों होते हैं। तो हम उन अनुकूलन से अपने जीवन चक्र को बनाए रखते हैं ताकि हमारा किसी प्रकार से हमारी जो क्षमताएं वो कम ना हो, हम अपना अस्तित्व खोने मतलब हमारा जो आइडेंटिटी है वो कहीं डिसअपेयर ना हो जाए, खो ना जाए हमारी अस्तित्व। तो इसलिए वो हम लगातार प्रयासरत रहते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए। तो लोएस्ट ग्राउंड से निम्नतम हर प्राणी, हर जीव में अनुकूलन की कैपेसिटी सरकार भगवान ने दी होती है। फिर तीसरा है संकल्पना कि सभी जीव जो हैं वो पर्यावरण में हुए परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये भी बहुत सच्ची बात है। ऑल मतलब वेरी वेरी सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि हमें पता है आज की तारीख में, आज के समय में तो हमें ये पता है कि यदि हम इतने सारी वनस्पति को नुकसान पहुंचाएंगे या इतने सारे जीव जंतुओं को मारेंगे तो हमारा पूरा बायो चेन, फूड चेन, वाटर चेन, सब हमारा साइकिल सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और हमारे उसमें मनुष्य को धरती पर अपना जीवन सुरक्षित, संयमित और स्वास्थ्य के रूप से सही बनाए रखने में बराबर परेशानी होगी। इसलिए हम पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने की भावना रखते हैं। जागरूकता बहुत ज़्यादा आ गई है पर्यावरण के प्रति। तो इस प्रकार से संवेदनशील बने रहें और पर्यावरण को संरक्षित करके उसके साथ अपने जो भी परिवर्तन होते हैं उसको आइडेंटिफाई करें और एडजस्टमेंट, एडॉप्टेबिलिटी के साथ करते रहें। चौथी संकल्पना है पर्यावरण की प्रादेशिक स्थिति से उसके जैविक घटक प्रभावित होते हैं। ये बहुत सही बात है। जैसे हमारे लोकल जितना भी है किसी भी क्षेत्र में, जैसे हमारे यहाँ एक बबूल है ना, और बबूल का जो कांटा है
बबूल जो ट्री है या जाल जो ट्री है, तो ये दो का उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि वेस्टर्न राजस्थान में ये है, फॉरेन कंट्री में आप सब जगह वर्ल्ड वाइज, फॉरेन कंट्री बार बार कह रही हूँ गलत है ये, जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जितने भी अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, हर एक के यहाँ कुछ ना कुछ औद्योगिक विकास के साथ डिसअपेयर हुई हैं, कुछ कुछ स्पीशीज़ डिसअपेयर हुई हैं, चाहे वो प्लांट्स की हों, चाहे वो इंसेक्ट्स की हों, चाहे वो एनिमल्स की हों। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके ऊपर अनुकूलन का प्रतिकूल अनुकूलन हुआ उनके साथ, और इसलिए जहाँ पर भी भौतिक घटक अपनी प्रभावकारी दिशा में हैं तो वो नेचुरली जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं, और उनको फॉलो करते हुए, उनको अडॉप्ट करते हुए वो अपने फीचर्स को, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाए रखते हैं। अब मैं ये क्यों बोली थी? क्योंकि जैसे देखिए, हम अब जैसे आप एक छोटी सी बात करें कि हमारे यहाँ जाल के पेड़ डिसअपेयर होंगे, जबकि जाल के पेड़ को इससे क्या पता चलता है कि जहाँ पे जाल है वहाँ पर भूमि का जल स्तर बहुत ऊंचा है। तो डिसअपेयर क्यों है? क्योंकि आपका भूमि का जल स्तर नीचे जा रहा है। तो अब वापस जब हमें इस चीज़ का ज्ञान हुआ तो हमने वापस जैसे आर्मी के से रिटायर्ड उनके इको प्लांटेशन वाले एक कोर बना दी है, और उन कोर क्या करती है, मतलब उस कोर के जवान क्या करते हैं, सारी जगह जहाँ जहाँ प्लांटेशन नहीं है वहाँ प्लांटेशन है। अब जैसे आप सदगुरु की बात करें तो सदगुरु लाखों करोड़ों प्लांटेशन कावेरी और उसके तमिलनाडु के कोस्ट पे कर चुके हैं। ऐसे ही हम लोगों की साइड में भी बहुत लोग हैं जो आजकल वैसे दान देने में यकीन नहीं करते हैं। प्लांटेशन जो है रेनी सीज़न में हर आदमी कर रहा है। तो यदि हम सब जुट जाएं, अपने आसपास का एनवायरनमेंट बचा कर, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति संवेदनशील हो जाएं, तो हमारा से सारा पर्यावरण का संयोजन एक नियोजित तरीके से होता है ना। इसमें सारी श्रृंखलाएं परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं और अपना कार्य ठीक ढंग से करती हैं। इसी प्रकार पर्यावरण के जो भौतिक तत्व हैं, चाहे वो जैविक तत्व हैं, वो सब अविभाज्य समूह हैं, क्योंकि हम ये क्लियर कट बाउंड्री नहीं कर सकते कि यहाँ तक इसका प्रभाव है, यहाँ से यहाँ तक इसका प्रभाव है। वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से सातवीं पर संकल्पना है कि पर्यावरण का प्रभाव अदृश्य दोनों रूप में पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना, ओजोन गैस, ओजोन होल्स बन गए, या हमारी अल्ट्रावायलेट रेड्स एंटर हो गई, या हमारा टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर वार्मिंग से ये हो गया। तो ये सारे कारण हमें दिखते नहीं हैं, पर जब इनका असर होने लगता है तब एकदम पता चलता है कि इनडायरेक्टली ऑल दीज आर कनेक्टेड, या ये इनडायरेक्टली सारे कारक हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे ही 8वां है, पर्यावरण स्वनियंत्रित एवं स्वपोषण पर निर्भर है। क्योंकि हम जैसे जंगल में पौधों को पानी नहीं डालते हैं, पर वो कैसे डेवलप हो जाते हैं, सब चीज़ आपस में कुदरती तरीके से सेल्फ वो अपने आप का पोषण कर लेते हैं। ज़मीन जड़ें खींच करके पानी वो ले लेते हैं, या अपने आप समय पर फूल खिलते हैं, या अन्य तरह की जो बात है। तो परस्पर संतुलन बनाए रखने के लिए हमें हर पेड़ पौधे को, जैसे बड़े पेड़ों के नीचे छोटे पेड़ नहीं पनपते हैं, परंतु जहाँ बहुत ज़्यादा छाया नहीं है वहाँ घास और छोटे पेड़ आराम से पनपते हैं। तो इकोसिस्टम आपस में स्वतः ही पोषित होता है। ऐसे ही पर्यावरण में स्थानिक विविधता मिलती, कहीं पर किसी कारक, भौतिक कारक कहीं पर प्रभाव डाल रहे हैं, कहीं पर जलवायु संबंधी कारक प्रभाव ज़्यादा गहरा डाल रहे हैं, कहीं पर मिट्टी, कहीं पर वायु राशि, कहीं पर वनस्पति, कहीं पर मनुष्य के स्वयं के सांस्कृतिक जो कारक हैं वो बहुत अधिक प्रभाव डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से विविधता पर्यावरण संबंधी सब तरह से स्थानिक होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग फिनोमिनास या एलिमेंट्स, घटक कार्य करते हैं, इससे संकल्पना का निर्माण होता है। पर्यावरण में पार्थिविकता पाई जाती है। ये भी सच्चाई है कि पर्यावरण में टेरेस्ट्रियल यूनिटी बहुत है, क्योंकि तापमान सब जगह समान मिल रहा है धरती पर, या कुछ क्षेत्र में पूरी लैटिट्यूडनल जो है उसमें आपका टेम्परेचर सही मिल रहा है, या हवाएं एक ही निश्चित दिशा में चल रही हैं, या जलधाराएं निश्चित दिशा में चल रही हैं। तो एकता इसी वजह से बनती है। इस प्रकार से बच्चों, हमें पर्यावरण को बचाए रखने के लिए हमें बहुत अधिक संसाधनों का विदोहन नहीं करना है, कुशल ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने, जैसे पेट्रोलियम के ऑल्टरनेटिव ढूंढने, या मिट्टी का ऑल्टरनेटिव अच्छे से कैसे उसको स्किल्ड करा जाए। हमें अपने स्किल्ड लेबर को और स्किल्ड करना है, तकनीकी दक्षता को और दक्षता पर लाना है, ताकि हमारे पर्यावरण का डिग्रेडेशन ना हो और
अवनयन ना हो और हमारे संसाधनों की बहुलता बनी रहे और उनमें नवीनीकरण संसाधन जो हैं वो एक प्रकार से सबसाइड होते रहें। मतलब अंदर बाहर यदि हम कोई संसाधन बहुत ज़्यादा उसका उपभोग कर रहे हैं तो नया संसाधन उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली कब वो जगह बना ले अपनी। इस तरह से पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी नेचुरली एक चीज़ जाती है तो दूसरी चीज़ सबसाइड उसको कर लेती है, ओवरकम कर लेती है। तो इस प्रकार से हमें सारी चीज़ देखनी ताकि हमारा जो ये इतना टेम्परेचर बढ़ गया है, ओजोन गैस की कमी हो गई है और एसिडिक जो रेनफॉल्स हो रही हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ में या और कई जगहों पर, वो सब पे कंट्रोल करना अति आवश्यक है। अर्थात पर्यावरण और संसाधन में हमेशा एक कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप होना चाहिए और एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य और प्रकृति के अंदर संतुलन बना रहेगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।